सद्दाम हुसैन इराक का एक ऐसा तानाशाह था जिसके शासनकाल में इराक ने अपना गोल्डन पीरियड देखा और उसके ही शासनकाल में इराक ने अपनी बर्बादी का मंजर भी। एक तरफ दुनिया में उसकी छवि एक क्रूर और कट्टर प्रशासक की रही, वहीं दूसरी तरफ लोगों के बीच वो काफी लोकप्रिय भी रहे। आज हम आपके सामने सद्दाम हुसैन की पर्सनैलिटी के दोनों ही शेड सामने रखने जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। आप इराक के अतीत और वर्तमान को आसानी से भी समझ पाएंगे, खासतौर से उस टाइम पीरियड को बेहतर ढंग से जान पाएंगे जब इराक पर सद्दाम हुसैन का शासन हुआ करता था। सद्दाम हुसैन कभी भी अपने बायोलॉजिकल फादर से नहीं मिल पाए। दरअसल इनके बायोलॉजिकल फादर की मृत्यु पहले ही हो गई थी और इनके बड़े भाई कैंसर का शिकार होकर इस दुनिया को छोड़ गए। जब सद्दाम हुसैन की मां ने अपनी दूसरी शादी की तो अपने नए पिता के साथ सद्दाम हुसैन के रिलेशन बहुत खराब रहे। उन्हें अपने पिता की जबरदस्त मारपीट का सामना करना पड़ा। इस बात को देखते हुए उनकी मां ने सद्दाम को अपने भाई यानी कि सद्दाम के मामा के पास भिजवा दिया और सद्दाम की आगे की परवरिश उसके मामा ने ही की। सद्दाम के मामा का नाम खैरल्लाह तलफा था, जिसने बचपन से ही सद्दाम के हाथ में बंदूक थमा दी। हालांकि सद्दाम की ये उम्र खिलौनों से खेलने की थी, लेकिन उसके मामा ने यहूदियों और ईरानियों के प्रति सद्दाम के मन में बचपन से ही नफरत का जहर भरना शुरू कर दिया। ऐसे ही माहौल में परवरिश पाता हुआ सद्दाम अपनी उम्र के 20वें साल में प्रवेश कर गया। इन्हीं दिनों अरब में सोशलिस्ट बाथ पार्टी काम कर रही थी, जिसका उद्देश्य था पूरे अरब को एक कर देना। सद्दाम हुसैन ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बाथ पार्टी अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस समय अरब में जो शासन चल रहा था उसने कम्युनिस्टों का सपोर्ट हासिल किया और डेफिनेटली इस शासन प्रणाली पर इसी आइडियोलॉजी का प्रभाव था। इस एडमिनिस्ट्रेशन को रूल कर रहे थे जनरल अब्द अल करीम कासिम। साल 1959 के अक्टूबर महीने में सद्दाम हुसैन और उसके साथियों ने जनरल कासिम की कार पर हमला कर दिया, लेकिन जनरल कासिम की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। इसके बाद सद्दाम का अपने देश में रहना मुश्किल हो गया। पुलिस के पकड़ने से पहले ही वो सबसे पहले सीरिया गया और फिर सीरिया से मिस्र चला गया। यहाँ रहकर उसने कानून की पढ़ाई की और इसी पढ़ाई के दौरान उसने इटली और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और रूस के तानाशाह स्टालिन की जीवनी को पढ़ा। सद्दाम हुसैन इनसे काफी प्रभावित हुआ और वो इन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगा। 9 फरवरी सन 1963 को इराक के जनरल कासिम का तख्ता पलटकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बाथ पार्टी का शासन होने के बाद सद्दाम वापस इराक तो आ गया, लेकिन उसे पार्टी में कोई जानता ही नहीं था। वो पार्टी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता बनकर रह गया। इसके बाद जुलाई 1968 को अहमद हसन अल बकर ने बाथ पार्टी का तख्ता पलट कर दिया। अहमद हसन सद्दाम हुसैन का रिश्तेदार लगता था। वो सद्दाम को अपने बेटे की तरह रखता था। यही वजह थी कि उसने सद्दाम को सिक्योरिटी चीफ बना दिया। इस पद पर रहते हुए सद्दाम ने इतना अच्छा काम किया कि आगे चलकर अल बकर ने उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए सद्दाम हुसैन ने इराक की काया पलट करने का काम शुरू किया। उसने इतने अच्छे काम करने शुरू किए कि धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी पब्लिक के बीच बढ़ती चली गई और एक प्रशासक के तौर पर लोग उसे पसंद करने लगे। इराक में किसानों को जमीन मिलने लगी, महिलाओं को अधिकार मिले, एजुकेशन सेक्टर पर अच्छा काम हुआ, हाई स्कूल तक की एजुकेशन फ्री हो गई और धीरे धीरे इराक का मॉडर्नाइजेशन होने लगा। इतना ही नहीं, साल 1972 में सद्दाम हुसैन और अल बकर ने वहां के तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। इस फैसले ने वहां के इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट किया और ये पीरियड इराक का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। हमारे नए साथी अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं, जो हमारे आने वाले वीडियो कंटिन्यू देते रहेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर अल बकर इराक को लीड जरूर कर रहे थे, मगर सेकंड पोजीशन पर मौजूद सद्दाम हुसैन की लोकप्रियता पार्टी के साथ साथ इराक के लोगों के बीच भी राष्ट्रपति से अधिक हो गई। अब राष्ट्रपति महोदय को सद्दाम हुसैन से खतरा महसूस होने लगा, लेकिन सद्दाम हुसैन ने राजनीतिक शतरंज के मोहरे घोड़े की तरह ढाई घर की चाल चलते हुए पार्टी के तमाम लोगों को अपनी तरफ मिलाया और राष्ट्रपति से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया। इसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया।
यहाँ से सद्दाम हुसैन की पर्सनैलिटी का सेकंड फेज शुरू होता है। सद्दाम हुसैन जिस तरीके से अल बकरा को सत्ता से बेदखल करके इराक के राष्ट्रपति बने, उसी तरह उन्हें अपनी पोजीशन को स्टेबल करने की भी चिंता लगी रहती थी। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कोई उन्हें हटाकर खुद राष्ट्रपति न बन जाए, इसलिए वो अपने लोगों में ही विरोधियों की तलाश करने लगते थे। इराक की सत्ता को संभालने के केवल 6 दिन बाद ही उन्होंने बाथ पार्टी के तमाम मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई और सभी को एक कमरे में इकट्ठा किया। इसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें उनके खिलाफ चल रहे षड्यंत्र की जानकारी मिली है। वो जिन जिन लोगों का नाम लेंगे वो इस पार्टी की मीटिंग से बाहर चले जाएं। किसी को नहीं मालूम था कि वहां बैठे लोगों में से अगला नाम किसका पुकारा जाएगा। सद्दाम के इस बदले रवैये से आप उस मीटिंग हॉल के भीतर बैठे लोगों में दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक करके सद्दाम हुसैन ने कुल 66 लोगों का नाम लिया। फिर सद्दाम के लोगों ने बड़ी ही बुरी तरह बेइज्जत करके इन लोगों को धक्के मारकर उस कमरे से बाहर निकाल दिया। इराक के पड़ोसी ईरान देश में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में एक शिया क्रांति आई। उस समय वो ईरान के वो सबसे बड़े लीडर थे। उन्होंने अमेरिकन सपोर्टेड ईरान के तत्कालीन शासक रजा शाह पहेलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन सद्दाम हुसैन को ईरान से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि ईरान में 65% शिया मुसलमान रहते हैं, जबकि इराक में 90% सुन्नी मुसलमान रहते हैं। सद्दाम हुसैन सुन्नी मुसलमान था। खोमेनी समझते थे कि इराक को अमेरिका सपोर्टेड सद्दाम हुसैन लीड कर रहे हैं, जबकि सद्दाम हुसैन को लगता था कि कभी भी शिया समुदाय के लोग उसे सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। 22 सितंबर को सद्दाम हुसैन ने ईरान पर यह सोचकर हमला कर दिया कि बस 15 दिन में ही वो ईरान को इराक में मिला लेंगे। लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचने लगा तो सद्दाम हुसैन ने ईरानी ऊपर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। इन दोनों की लड़ाई में अमेरिका को खुशी हो रही थी। साल 1986 में सद्दाम हुसैन ने कुर्दों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन अनफॉल शुरू किया। कुर्दों के लगभग 4500 से ज्यादा गांव को शमशान में बदल दिया गया। 1.5 लाख कुर्दिश आबादी को मौत की घाट उतार दिया गया। हल्जा शहर पर केमिकल बम गिराए गए। 20 अगस्त 1988 को ईरान और इराक का युद्ध समाप्त हो गया। कुर्दों के इस तरह की सफाई पर अमेरिका समेत मानवाधिकार के ठेकेदारों की चुप्पी वाकई में हैरान करती है। इस युद्ध में किसी को भी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला, लेकिन 10 लाख लाशों का बोझ दोनों देश के लीडरों पर चढ़ गया। दोनों ने अपने आप को इस युद्ध में विजेता भी घोषित कर दिया। ईरान इराक के बीच की जंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ईरान इराक की जंग के बाद दोनों इकोनॉमी पटरी से उतर चुकी। दूसरी तरफ कुवैत ने अपने तेल भंडार प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिससे तेल की कीमत गिर गई और इराक को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। हालात सुधारने के लिए इराक को $280 की जरूरत थी, लेकिन पहले ही इराक ने कुवैत से $14 अरब का कर्ज ले रखा था। ऐसी सिचुएशन में इराक ने कुवैत से कहा कि या तो हमारा कर्जा माफ करो या फिर हम पर हुए घाटे की भरपाई। इनके बीच मध्यस्थता अमेरिका ने की और यह तय हुआ कि कुवैत इनको $10 देगा, लेकिन कुवैत ने $9 अरब ही दिए। तभी $1 अरब के लिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा करने से पहले अमेरिका को कॉन्फिडेंस में ले लिया, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका पलट गया। यूएन में इराक की हरकत की निंदा की और अमेरिकी नेतृत्व में सेनाओं ने इराक की सेनाओं को कुवैत से खदेड़ दिया। इसके बाद भी सद्दाम हुसैन ने इसे अपनी दूसरी घोषित करते हुए अल मारीक मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद में सद्दाम हुसैन के खून से लिखी हुई कुरान रखी हुई है। अब इराक को इंटरनेशनल सैंक्शंस को झेलना पड़ रहा था। इकोनॉमी की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी, अब इराक के लोगों की हालत भी खराब हो रही थी। अमेरिका ने वहां के लोगों को सद्दाम के खिलाफ उकसाया, परंतु अमेरिका ने इन लोगों को किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं किया। जिन लोगों ने सद्दाम हुसैन का विरोध किया, सद्दाम हुसैन ने उनके विरोध को बड़ी ही क्रूरता के साथ कुचल दिया। 1.5 लाख सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। अब इराक की जनता सद्दाम हुसैन के शासनकाल में सबसे बुरे दिन देख रही थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। ये हमला अल कायदा ने किया था, लेकिन अमेरिका ने इसका कनेक्शन सद्दाम हुसैन से भी जोड़ दिया।
और पूरी दुनिया में सद्दाम हुसैन और इराक के खिलाफ माहौल बन गया। ये बात सही है कि सद्दाम हुसैन एक क्रूर और निर्दयी शासक था, पर उसे आतंकवादी होने का लेबल अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन और उसके बेटे को 48 घंटे में इराक छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए 20 मार्च साल 2003 को अमेरिकी गठबंधन सेनाओं ने इराक पर पूरी ताकत से हमला किया। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया। 13 दिसंबर साल 2003 को तिकरित के एक बंकर से सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ केस चलाया, फांसी की सजा दी और मानवता के खिलाफ काम करने के लिए सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 में फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन मरने के बाद सद्दाम हुसैन एक विचार बनकर इराक के लोगों के बीच आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।